हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों। मैं करण चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। एक बार फिर से हम देख रहे हैं हमारे जो आज की क्लास है, क्लास नंबर 7 फिजिक्स की, जो 7 नंबर की आज हमारी क्लास है। इसके अंदर हम 2D यानी कि 2 डायमेंशन के बारे में चर्चा करेंगे। आज पार्ट 2 है जिसके अंदर हम द्विविमीय गति के बारे में चर्चा करेंगे। इसी के अंदर हम सर्कल की बात कर रहे हैं, मतलब कि घूर्णन गति के बारे में। जो भी इम्पोर्टेंट है वो सभी पॉइंट नोट्स, जितना उसका डेलिमिनेशन हो सकता है वो सभी हम यहाँ पे कंप्लीटली ट्रिक के माध्यम से भी आपको बता रहे हैं। तो पूरी क्लास देखने के बाद, या अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बटन को दबा लो और नोटिफिकेशन जिसे आपको अलाउ कर दो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय पर ही मिल सके। और अगर आपको इन सभी क्लासों की पीडीएफ चाहिए या हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हो, हमारा ये जो बैच है उड़ान बैच, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्टली कहाँ मिलेगा, हमारे ही यूट्यूब चैनल पर। जो अभी हम जो ये क्लासेज हो रही है ये सभी आपको यूट्यूब पर ही मिलेगी। फ्री कॉन्सेप्ट क्लासेज मिलेगी, फ्री प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस मिलेगी, जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्टली। इसके बदले आपको क्या देना होगा, हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, हमें सपोर्ट करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करो, जिससे कि हम आगे बढ़ सके और हम ऐसी क्लासेस ला सके। इस बैच के अंदर ये सभी आपको कहाँ मिलेंगे, तो ये सभी आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। क्या मिलेगा, हमारे जो हैंड रिटन नोट्स है, फिर जो भी यूट्यूब पर जो भी क्लास होगी उन सब की जो पीडीएफ है वो सभी, और जो क्लास नोट्स होंगे वह सभी कहाँ मिलेंगे, तो आपको फ्यूचर फौजी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यह चैनल मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लगा दूंगा, और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे आप, वहाँ पे इस चैनल का आपको लिंक लगा हुआ मिल जाएगा। आप वहाँ से सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। यह हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, आप यहाँ से इसको फॉलो कर सकते हो, और ये व्हाट्सएप है तो आप इसे भी जुड़ सकते हो। और अपने अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ के हमारे इसी यानी कि इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको किस प्रकार का क्या डाउट है, किस प्रकार का आपको आगे क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वो सभी क्लासेज मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, जैसे कि आपको मालूम है कितनी इम्पोर्टेंट है, कितना जितना आपका एग्जाम में इम्पोर्टेंट है वो सभी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ये देखो, जितना इम्पोर्टेंट है मैं उतना ही करा रहा हूँ, जिससे ज़्यादा नहीं कराऊंगा। कल हमने ज़्यादातर कोणीय त्वरण तक देख लिया, तो आज हम देखेंगे कहाँ तक, अभिकेंद्रीय बल। कहाँ से शुरू करेंगे, तो अभिकेंद्रीय बल से शुरू करेंगे। यह सभी मैंने बता दिया इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है। तो ये देखो, कोणीय वेग यानी कि कोणीय त्वरण, ये त्वरण हो गया। आज देखेंगे क्या अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है। अभिकेंद्रीय त्वरण एक सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या होता है। एक समान वर्तीय गति के अंदर, यानी कि मान लो यहाँ पे कोई वस्तु है, वह एक समान इस वर्त के चारों ओर गति करेगी, तो उसकी वेग की जो डायरेक्शन होगी, उसके वेग की जो दिशा होगी वह हमेशा बाहर की तरफ, वर्त के बाहर की तरफ। जबकि जो कोण होगा उसकी जो दिशा होती है वह हमेशा किधर, वर्त के केंद्र की तरफ होगी। यह इसके अंदर दे रखा है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, जैसे एक समान वर्तीय गति कर रहे किसी वस्तु का त्वरण अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है। बस ये जो त्वरण है ये अभिकेंद्रीय त्वरण है। यह वस्तु पर हमेशा त्रिज्या के अनुदिश तथा वर्ताकार मार्ग के केंद्र की ओर कार्यरत होता है। ये बात मैंने बताई, यहाँ पे इसकी त्रिज्या होगी और इसके केंद्र की बिंदु की ओर कार्यरत होगा, यानी अंदर की ओर होगा क्या, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय त्वरण। इसी प्रकार हम अभिकेंद्रीय बल में भी बदल सकते हैं इसको। अभिकेंद्रीय त्वरण का हम परिमाण भी निकाल सकते हैं। हम देखते हैं कि अभिकेंद्रीय जो हमारे पास क्या होता है, त्वरण को हम निकाल सकते हैं a बराबर v² से। फिर हमारे पास हमारे कोणीय वेग की जो मान दे रखा है वो हम यहाँ पे डिनोट करके यहाँ पे इसका राइट वैल्यू पूरी लिख सकते हैं। इतना लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं, लेकिन कोणीय त्वरण का आपको यानी कि अभिकेंद्रीय त्वरण का आपको इतना ω² तक याद रखना जरूरी है। ज्यादातर अभिकेंद्रीय बल पूछा जाता है, इसमें डायरेक्शन नहीं, अभिकेंद्रीय बल आ गया, नाम लिया, हाजिर होया। तो हम इसके अंदर क्या देखेंगे, न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार जब कोई वस्तु एक समान वेग से क्या करती है, सीधी रेखा में गति करती है, तो उसके वेग को बनाए रखने के लिए, किसकी वस्तु के वेग को बनाए रखने के लिए
जो भी आवश्यक बल नहीं होता है, क्या नहीं होता है, आवश्यक बल नहीं होता है, उसके लिए क्या होता है, परंतु जब वस्तु क्या करती है, वर्ताकार मार्ग के अंदर अनुदिश एक समान चाल से गति करती है, तब इसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। क्या रहती है, दिशा बदलती रहती है, अर्थात वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन के कारण इसके वेग की दिशा भी बदलती रहती है। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन केवल तभी होता है जब उस पर क्या लगता है, बाह्य बल, और वो बाह्य बल कौन सा है, तो वह अभिकेंद्रीय बल होता है। आप इसके पर देख सकते हो कि ये कोई वर्ताकार मार्ग है, इसके अंदर जो अभिकेंद्रीय बल होता है, अभिकेंद्रीय त्वरण होता है, जो सभी का है अंदर की ओर होता है, जबकि जो डायरेक्शन वेग की दिशा है वह हमेशा बाहर की ओर होती है। अभिकेंद्रीय त्वरण से आप अभिकेंद्रीय बल निकाल सकते हो। जैसे हम साधारण जो हमारे पास जो बल होता है F बराबर ma होता है, यहाँ पे a की वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर r, जिससे हमारे क्या निकल जाएगा, ये अभिकेंद्रीय त्वरण और अभिकेंद्रीय बल, इन दोनों का संबंध निकल जाएगा। अब हम देखते हैं अलग अलग स्थितियों पर अभिकेंद्रीय बल का मान। जैसे डोरी से बंधे एक पिंड को क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है, यानी कि किसी पिंड को डोरी से बांधकर इसे क्षैतिज वृत्त के अंदर घुमाया जाता है, तो इस डोरी में क्या होगा, इसमें नहीं, इस डोरी के अंदर क्या होगा, तो इस डोरी के अंदर होगा तनाव। तो जो तनाव के कारण क्या लगेगा, अभिकेंद्रीय बल है। अगला है समतल मार्ग पर वाहन जब मुड़ता है, क्या करता है, जब कोई मार्ग समतल है, इस पर अगर वाहन मुड़ेगा तो क्या होगा, टायरों पर आरोपित क्या लगता है, घर्षण बल, यानी कि इधर से जब ये घूमेगा समतल मार्ग पर, तब इसके पीछे की ओर कौन सा बल लगेगा, तो घर्षण बल लगता है। स्पीड ब्रेकर यानी कि गति अवरोधक से गुजरता वाहन, वाहन का भार अथवा भार का घटक, यह सभी अभिकेंद्रीय बल के अंदर आ जाएंगे। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूर्णन, सूर्य द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण ही होता है, यह अभिकेंद्रीय बल के अंदर। और देख लो, जो नाभिकीय बल है, किसी परमाणु में नाभिक के द्वारा चारों ओर, किसी परमाणु के अंदर नाभिक के, जो नाभिक आता है इसके चारों ओर किसकी गति, इलेक्ट्रॉन की गति, वह भी किसके कारण होती है, तो वह भी नाभिक में स्थित प्रोटॉन द्वारा लगाए गया कूलाम आकर्षण बल के कारण होती है। चुंबकीय क्षेत्र में वर्तीय गति करता हुआ आवेशित कण, चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित करने वाले कारक द्वारा लगाया गया चुंबकीय बल, तो कहा किस बल के अनुदिश गति करेगा, तो चुंबकीय बल के अनुदिश गति करेगा। अब देखते हैं अभिकेंद्रीय बल द्वारा जो कार्य किया जाता है वह जीरो कैसे होता है। क्या आपको मालूम है कि अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य जीरो होता है? हाँ तो कमेंट बॉक्स में हाँ, अगर ना तो ना। अभिकेंद्रीय बल द्वारा जो कार्य किया जाता है वह हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि वह वेग क्या होता है, वेग के तो लंबवत होता है तथा तात्क्षणिक विस्थापन की भी लंबवत होता है। जो कार्य है घूमती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि करता है। किया गया कार्य किसके बराबर होता है, घूमती हुई वस्तु की ऊर्जा, यानी कि कार्य जीरो कैसे होगा, यहाँ पे 90 डिग्री। हमारे पास W क्या था, W बराबर FDS कोस थीटा। अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो आपको मालूम होगा कोस 90 के अंदर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो जीरो। तो W बराबर कार्य क्या हो गया, जीरो। यानी कि अगर कोई वस्तु वर्ताकार मार्ग के अंदर गति करेगी तो उसके लिए अभिकेंद्रीय बल द्वारा कार्य हमेशा क्या होगा, तो जीरो ही होगा। अब अलग अलग स्थितियों पर भी देख लो एग्जाम्पल के थ्रू। जब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु की एक निश्चित कक्षा में नाभिक के क्या करता है, चारों ओर चक्कर लगाता है, तब यह न तो ऊर्जा अवशोषित करता है और तथा न ही ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इसका अर्थ है कि इसकी गतिज ऊर्जा, इसकी ऊर्जा नियत रहती है। क्या मतलब है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन परमाणु की एक निश्चित जो कक्षा होती है उसके अंदर क्या करता है, चारों ओर गति करता है, तब यह तो न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है न अवशोषित करता है, यानी कि ऊर्जा क्या रहती है, तो यहाँ ऊर्जा नियत रहती है। और जब किसी उपग्रह को एक बार पृथ्वी के चारों ओर की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है तथा एक निश्चित चाल से घूमना प्रारंभ कर देता है, तब इसकी वर्तीय गति के दौरान हमें किसकी आवश्यकता नहीं है, तो ईंधन की आवश्यकता नहीं है। अगला क्या है, सड़क पर फिसलना। वह भी किस प्रकार, जब कोई वाहन वर्तीय मार्ग पर मुड़ता है, यानी कि एक ऐसा प्रकार का मार्ग
जहां पे चल रहा है यहाँ पे कोई वाहन, जब ये वृत्ताकार मार्ग पर ऐसे मुड़ेगा तब क्या होगा, मुड़ने के लिए क्या किसका कौन सा बल लगेगा, तो अंदर की ओर एक बल लगता है, उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और जो बाहर की जो बल लगता है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं, जबकि हम पढ़ रहे हैं अभिकेंद्रीय बल। यदि घर्षण आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर देता है तो वाहन वृत्तीय पथ पर सुरक्षित रूप से मुड़ सकता है। अगर अभिकेंद्रीय बल ज्यादा यानी घर्षण बल और जो घर्षण बल ज्यादा होना चाहिए या बराबर किसके, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के। जैसे ये कोई वर्ताकार मार्ग है, ये वर्ताकार मार्ग है, ये वाहन है, इसके अंदर जो म्यू mg होता है वह ज्यादा होना चाहिए किसके, अभिकेंद्रीय बल के द्वारा। क्या होना चाहिए, जो म्यू mg की जो वैल्यू होती है वह अभिकेंद्रीय बल के द्वारा यानी कि अभिकेंद्रीय बल से क्या होनी चाहिए, ज्यादा। सुरक्षित वाहन का वेग वाहन के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। देख लेना, समझ लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, सूत्र तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। ये देखो, ये ऐसे मैसेज आते हैं ना तो गुस्सा आता है। अगला क्या है, यह वाहन का वह अधिकतम वेग है जिससे वह आर त्रिज्या के वर्ताकार मार्ग पर मुड़ सकता है, यानी कि अधिकतम वेग है। सड़क तथा टायर के बीच घर्षण गुणांक म्यू होता है। क्या होता है, इसके लिए घर्षण गुणांक, जो घर्षण बल होता है F बराबर म्यू mg, इसे हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है कि घूमते प्लेटफॉर्म पर फिसलना, यानी कि घूमते हुए प्लेटफॉर्म पर घूर्णनक्स r दूरी पर स्थित m कोई द्रव्यमान की वस्तु है। फिसलने से रोकने के लिए जो घर्षण बल द्वारा आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान किया जाना चाहिए तो वो कौन क्या होता है, तो ये दोनों बराबर होते हैं। कब, जब उसको फिसलने से हमें रोकना होता है। अभिकेंद्रीय बल और जो घर्षण बल होता है वह क्या होते हैं, बराबर। अभिकेंद्रीय बल है ये m ओमेगा स्क्वायर r, और जो घर्षण बल होता है वह होता है F बराबर म्यू mg। अधिकतम के लिए स्थिति दे रखी है, अगर ओमेगा मैक्सिमम हो तो रूट म्यू जी अपॉन आर, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। प्लेटफॉर्म के घूर्णन का अधिकतम कोणीय वेग रूट म्यू आर कोस थीटा फिसल न सके, इसके लिए है। अगला है, अगर कोई सवारी कर यानी कि कोई साइकिल चलाता है, क्षैतिज मार्ग पर गति कर रहा है, साइकिल सवार पर वर्गाकार मार्ग पर मुड़ता है, तब वह अंदर की ओर झुक जाता है जिससे उसे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है। यानी वृत्ताकार मार्ग पर साइकिल चलाएगा तो अंदर की ओर झुकेगा, तो जिससे आवश्यक बल की अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है। और मान लीजिए कि साइकिल सवार जिसका भार mg, त्रिज्या r, वृत्ताकार मार्ग पर r v वेग से मुड़ता है। मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल द्वारा प्राप्त करने के लिए साइकिल सवार अंदर की ओर थीटा कोण पर झुक जाता है। तो इसके लिए हम चित्र से समझ सकते हैं। देखो, ये वह कोई साइकिल है, इसके द्वारा हम समझ सकते हैं। देखो, अलग अलग स्थिति पर अलग अलग मान हो सकते हैं। जैसे हम इसको ऐसे डिनोट करके यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में दे रखा है, पढ़ सको तो पढ़ लेना, लेकिन छोड़ देना, ज़्यादा नहीं पढ़ सको। वक्र की त्रिज्या कम और अर्थात वक्र तीक्ष्ण हो, साइकिल सवार का वेग अधिक हो। किन्हीं कारणों से बर्फ पर स्केटिंग करने वाले अथवा हवाई जहाज मुड़ते समय अंदर की ओर झुक जाते हैं। किन्हीं कारणों से, ऐसा मत पूछना किन कारणों से, इसमें दे रखा किन्हीं कारणों से, किसी भी कारण से। साइकिल सवार के लिए जो ये थीटा कोण है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर। 1% इसका आता है। सड़क का उठाव, यानी कि चलो हम इसके बारे में समझ लेते हैं। सड़क का उठाव, अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए साइकिल सवार वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर झुक जाता है, किंतु 4 पहियों वाले वाहन जैसे कार इत्यादि के लिए वैसा संभव नहीं है। यानी कि सड़क के बाहरी सतह पर मुड़ने पर उठा दी जाती है, क्या कुछ उठा, जिसे वाहन स्वतः ही केंद्र की ओर झुक जाते हैं। तो ये देखो, इस प्रकार हमारे पास जो ऊपर कौन सा लग गया, क्रिया प्रतिक्रिया बल, यहाँ पे आर लगता है, प्रतिक्रिया बल आर कोस थीटा, और एम जी नीचे लगेगा गुरुत्वीय त्वरण, जिसके अंदर गुरुत्वाकर्षण के अंदर एफ बराबर एम जी होता है। गुरुत्वाकर्षण लगेगा नीचे की ओर, और इधर आर साइन थीटा। ये हो गया हॉरिजॉन्टल वर्त क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर से इसी स्थिति में, अलग अलग स्थिति पर अलग अलग होगा। अब इनके मान भी अलग अलग स्थिति पर, इनके पूरी डिटेल के अंदर दे रखा है कि प्रदर्शित प्रक्रिया आर को 2 घटकों में तोड़ा जा सकता है। घटक आर कोस थीटा वाहन के बाहर को संतुलित करता है, आर कोस थीटा एम जी वन, तथा क्षैतिज घटक आर साइन थीटा आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है तथा इसकी दिशा वर्त के केंद्र की ओर होती है। तब क्या होता है, तब आर साइन थीटा बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब दोनों समीकरणों में भाग लगाने पर हमारे
पास लास्ट के अंदर जो हमने सूत्र निकाला था वो आ गया tan थीटा v स्क्वायर अपॉन आर जी। तो ये सूत्र क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब जब आप 1 को भी पलटोगे तो अलग अलग स्थितियों पर अलग अलग होगा। अब एक ये क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, भले इसमें से ज़्यादा मत पढ़ो लेकिन ये पढ़ लेना। जब कोई कार किसी अवतल पुल से गुजरती है तब क्या होता है? जब अवतल पुल से यानी कि अवतल के अंदर गुजरती है तब इसके अंदर जो सूत्र होता है वो आपको कौन सा सूत्र याद करना है? तो उसके लिए ये सूत्र क्या, अभिकेंद्री बल के लिए आपको क्या करना है? आर माइनस एम जी कोस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर इज इक्वल टू यानी कि प्रतिक्रिया बल एम जी कोस थीटा प्लस, यानी कि यहाँ पे प्लस आएगा जब क्या आएगा? अवतल, और जब उत्तल आएगा तब यहाँ पे माइनस आएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। असमान वर्तीय गति, अब अलग अलग स्थिति पर इनके भी असमान मान देखना पड़ेगी। चलो हम इसको छोड़ देते हैं, असमान वर्तीय गति को हम सीधा चलते रहते हैं बल के ऊपर। असमान वर्तीय गति में कण पर एक साथ दो बल कार्य करते हैं। क्या होता है असमान वर्तीय गति? अब इसके बारे में बताना भी जरूरी है। क्या होता है असमान वर्तीय गति? यदि किसी कण की चाल क्षैतिज वर्तीय गति में समय के साथ परिवर्तित होती है तब उसकी गति असमान वर्तीय गति कहलाती है। माना कि कोई कण आर त्रिज्या के वर्ताकार मार्ग में गति कर रहा है, वर्त का केंद्र O है, माना किसी कण पर कण P बिंदु पर है तथा इसका रेखीय वेग v वेक्टर तथा कोणीय वेग ओमेगा वेक्टर है, तब हमारे पास जो v वेक्टर होता है वह क्या होता है? v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। जब इनका हम क्या करेंगे? t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास निकलेगा क्या? त्वरण, कोणीय त्वरण। तो हम इसे डेल ओमेगा वेक्टर अपॉन आर वेक्टर, इस अल्फा आ गया, परिणामी त्वरण आ गया। अब फिर वापस त्वरण का करेंगे तो रेखीय वेग आ जाएगा। फिर इन दोनों में से इस प्रकार अलग अलग स्थितियों पर जो P बिंदु पर कण के परिणामी त्वरण के दो घटक होते हैं हमें प्राप्त। स्पर्श रेखीय त्वरण A वेक्टर, यह वृत्तीय मार्ग के समतल में स्थित बिंदु P की स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है। यह दाएं हाथ के नियम के अनुसार अल्फा वेक्टर तथा आर वेक्टर परस्पर अभिलंबित है, अतः स्पर्श रेखीय त्वरण का मान हम नीचे देख सकते हैं, जैसे वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, यानी अल्फा आर साइन थीटा 90 डिग्री साइन 90 के अंदर इसकी वैल्यू 1 होती है। अब अभिकेंद्रीय त्वरण या अभिकेंद्रीय त्रिज्यीय, इस प्रकार हम इसको भी डिनोट करके निकाल सकते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब इनके अंदर संबंध दे रखा है कि गति का किस प्रकार, और यह संबंध ही आपसे पूछा जाता है। क्या? यह संबंध ही आपसे पूछा जाता है स्पर्श रेखीय तथा अभिकेंद्रीय त्वरण के बारे में। तो आपको याद करना अभिकेंद्रीय त्वरण के बारे में, और यहाँ पे स्पर्श रेखीय त्वरण और कुल त्वरण यह याद हो ना हो, लेकिन इन दोनों स्थितियां आपको मालूम होनी चाहिए। जब वो जो गति है, जो किसी वस्तु की गति है वह एक समान स्थानांतरित गति होती है, तब दोनों के लिए जो अभिकेंद्रीय त्वरण और जो रेखीय त्वरण होता है वह हमेशा 0 होते हैं। यदि जो त्वरित होती है, जब गति कैसी होती है? एक समान नहीं, त्वरित होती है, तब भी दोनों में से अभिकेंद्रीय त्वरण तो 0 होता है जबकि स्पर्श रेखीय त्वरण 0 नहीं होता है। और जब वर्तीय गति होती है तो अभिकेंद्रीय त्वरण तो 0 होता नहीं। क्या नहीं होता? ये 0 नहीं होता, जबकि जो स्पर्श रेखीय त्वरण होता है वह हमेशा 0 होता है। और जब असमान वर्तीय गति होती है तब दोनों ही क्या होते हैं? 0 के बराबर नहीं होते हैं। तो ये अलग अलग स्थिति पर अलग अलग इसके मान होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होता है। अब देखेंगे बल के बारे में।